तो उन्हीं डेटा को देखेंगे जो हमारे लिए काम का है। बाकी पीएससी के हिसाब से कोई डेटा देखना नहीं है। एक ये डेटा याद रखिए, राज्य में अब तक 3872 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। 3872 कृषि यंत्र सेवा, ये अपने किताब में हरिराम सर की जो भी किताब है उसमें उसको अपडेट कर लीजिए ये डेटा को, कि इकोनॉमिक सर्वे, ये लेटेस्ट है ना, ये 24-25 के अनुसार इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार ये डेटा है 3872। इतना कृषि यंत्र सेवा स्थापित की जा चुकी है। इसको याद रखिएगा। फिर नीचे, वर्तमान में राज्य में 69 कृषि उपज मंडियां है और 121 उप मंडियां है। ये दो डेटा अपडेट कर लेना, हो सकता है ये परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि 69 तो अभी भी 69 ही है। तो जो डेटा आपकी किताब में चेंज हो गया है उसको बस चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसको कृषि यंत्र सेवा को अंग्रेजी में ही याद रखिए। ठीक है, इसको अंग्रेजी में, सॉरी, हिंदी में ही याद रखिए। इंग्लिश वाले भी हिंदी में ही याद रखना है इसको। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर मशीनरी सर्विस सेंटर, यही होगा। बट आप लोग इसको याद रखिए, ये इसी भाषा में याद रखिए, कृषि यंत्र सेवा केंद्र। और उपज मंडी 69 और उप उपज मंडी 121, ये याद रखिए। सिंचाई वाला भी आप लोग देखे थे कि जब राज्य बन रहा था, राज्य गठन के समय प्रदेश में 3 वृहद, 29 मध्यम और 1945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल इतना हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता थी, लेकिन वर्तमान में 21.7 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। ये डेटा याद रखिएगा, 21.76 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8 ये सब बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अब याद रखिए। हमारी जो सिंचाई क्षमता है कितनी है, 21.76 लाख। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी आप लोग देखिए, देखिए प्रदेश में 40.10 लाख कृषक परिवार है, कृषक नहीं है बोल रहा है, कृषक परिवार है, जिसमें 80% लघु एवं सीमांत कृषक है। बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। नथिंग इज इम्पोर्टेंट हियर। इसको भी कुछ काम करनी है। एक दो स्कीम है जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, दो गवर्नमेंट की स्कीम है। एक स्कीम है जैविक खेती मिशन, ये हमारे राज्य सरकार का मिशन है, जैविक खेती मिशन राज्य सरकार का। और केंद्र सरकार का एक मिशन है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये केंद्र सरकार का। ये दोनों स्कीम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और कुछ नहीं। और पांच आप लोग पढ़े थे, 5 जिलों में शुरू किया गया था, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। यही जैविक जिला है, बस इतना याद रखिए, और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, इतना याद रखिए, इतना स्क्रीनशॉट लेते चलो। अभी फिर से इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है ना, फिर आएगा तो फिर आपको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन ये सब अपडेट नहीं होगा, ये तो स्टैटिक जैसा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बाकी कुछ याद नहीं रखना है। कृषि कृषि उपज मंडी हम लोग ऊपर देखे थे 69 और 121, बस इतना याद रखो।
बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और राष्ट्रीय कृषि ई बाजार जो आप लोग हरिराम सर की किताब में हम लोग देखे थे ना, उसको बस देख लेना। बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये उतना ही है, सेम जो था वही है इसमें। ये कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ये सब कोई काम का नहीं है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी। इसको हम लोग देखे थे ना कि किसको सबसे ज्यादा बोया गया है, किसमें सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है, ये वही सेम ही है जो आप लोग देखे थे। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। फल कितना रकबा मतलब कितने हेक्टेयर में बोया गया है, इतने हेक्टेयर में हो गया है फल को। और उत्पादन इतना है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअली जमाने के लिए आता है, बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में एक्चुअली बड़े से छोटे में जमाने के लिए आता है, वो भी पीएससी वगैरह में आता है। तो आपके जो किताब में दिया है वही डेटा है, डेटा में कोई चेंजेस नहीं है। बाकी ये सब पीएससी में आएगा, सब नहीं पूछा जाएगा, जो स्कीम्स है। नथिंग इज इम्पोर्टेंट हियर। जल संसाधन देख लो थोड़ा, क्योंकि अमीन का विभाग यही है, जल संसाधन विभाग है अमीन। अमीन पटवारी को, अगर पटवारी बनते हो तो इसी विभाग में काम करोगे, इसी डिपार्टमेंट में आपको काम करना है। जैसे क्या बोल रहा है कि इस डिपार्टमेंट के अनुसार, जल संसाधन विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है इतना लाख हेक्टेयर है इस डिपार्टमेंट के अनुसार, जिसमें से 44.57% वनाच्छिद्य है, मतलब वन है उसमें। ये लिखा है, कोई काम का नहीं है। अब कितने उसमें राज्य गठन समय 3, ये सब अब देखे हैं आप लोग ऑलरेडी, है ना। इतना लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो वर्तमान में बढ़ के इतना, ये याद रखे रहना ना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, अमीन वाले में। कितना बढ़ गया है 13 में, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, तो 8.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये लिखा है। इसको पढ़े रहना, ये सब याद रख, आ सकता है अमीन पटवारी में पूछ दे। और इसको भी देखे थे, यही वो डेटा था जो 8 बन के तैयार है वृहद, अब 38 मध्यम, ये पूछा जा सकता है ना अमीन वाले में। जबकि 4 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन वाला अपडेट कर लेना हरिराम सर किताब में, इसको अपडेट कर लेना। अब वृहद जो परियोजना है उसके बारे में हम देखे थे, अरपा भैंसाजार परियोजना, ये बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा के अंतर्गत कौन सी नदी पे, अरपा नदी पे है ना। ये उस किताब में दिया है। राजीव समोदा निजदा विवर्तन, राजीव समोदा निजदा विवर्तन योजना के प्रथम चरण में इतना है, द्वितीय चरण में इतना लाख। अब इसमें दिया नहीं कौन सी नदी पे ना, ये बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ये था रायपुर में। ये महानदी की मुख्य नहर पे है ना, महानदी पे है। महानदी।
महानदी में है, याद रखना। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनी माता हसदेव प्रोजेक्ट को देखे रहना। जितना आप लोग किताब में पढ़ाए थे उस दिन, वही उतना ही याद रख लेना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला किलो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। जितना उस किताब में पढ़े थे उतना ही पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है। अब देखो, एक नया डैम दिख रहा है, एक नया नहर दिख रहा है, सिद्ध बाबा जलाशय। तो सिद्ध बाबा लघु जलाशय योजना नवनिर्मित जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई के तहसील एवं विकास खंड में के समीप लमती नदी पे प्रस्तावित है। देखो, अभी तक ये नया फैक्ट है ना, दिस इज न्यू फैक्ट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि इसी एग्जाम में आए, किसी भी एग्जाम में बनेगा, इसको नोट कर लो, ये न्यू फैक्ट है। लमती नदी पर है, लमती नदी पर खैरागढ़ छुई खदान गंडई के छुई खदान तहसील और विकास खंड में। इतना याद रखे रहना, ये नया फैक्ट है। पशुधन, ये वाला डेटा याद रखे रहना कि 20वीं पशु संगणना के में राज्य में 1.59 करोड़ पशुधन है। ये याद रखे रहना, 1.59 पशुधन है करोड़ में। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इतना याद नहीं रहेगा। नथिंग इम्पोर्टेंट, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा। ये स्कीम को याद रखना, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई। मोबाइल पशु चिकित्सा केंद्र प्रवर्तित योजना के घटक के अंतर्गत मोबाइल वेटनरी यूनिट एवं कॉल सेंटर स्थापना हेतु केंद्रांश, मतलब ये केंद्र शासन का 100% योगदान है इसमें। हेतु केंद्रांश, अच्छा नहीं, 60-40 योगदान है। 60% योगदान केंद्र सरकार का रहेगा और 40% योगदान राज्य का रहेगा। इसका योग चालू हुआ है 20 अगस्त 2023 से चालू हुआ है। मतलब मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का मतलब क्या है? अगर कोई पशु को एक्सीडेंट हो गया या कुछ बीमार हो गया, तो पूरा यूनिट, मोबाइल का मतलब एक प्लेस से दूसरे स्थान तक जाने वाला, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जाएगा, जिसमें पूरा यूनिट होगा, डॉक्टर सहित, एक एम्बुलेंस जैसा होगा, उसमें वेटनरी वाले डॉक्टर भी होंगे। तो यही है बस, 20 अगस्त 2023 वाला बस याद रखे रहना, ये नया है क्योंकि मत्स्य विकास। साइंस के लिए क्वेश्चन है, झींगा पालन को पॉलीकल्चर कहते हैं, लिख लो कॉपी में, झींगा पालन को पॉलीकल्चर। बाकी कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से।
ये कोई इंपॉर्टेंट, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, कुछ काम का नहीं है, छोड़ देना ऐसा। ठीक है, तो इसमें इतना ही पढ़ो। बाकी अब जो हरिराम सर की किताब में पढ़ोगे वही इंपॉर्टेंट है। और एक टॉपिक था फॉरेस्ट्री। इतने कोई समझ में आ रहा है आप लोग को कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है? लिखते जा रहे हो ना? यस सर, यस सर। वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री। अब इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट है। पहला ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि राज्य में, राज्य में आरक्षित वन इतने इतने हैं, इसको याद रखना है आपको। आरक्षित मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये रिजर्व्ड वाला हो गया, रिजर्व्ड। इतना है, इतना वर्ग किलोमीटर, इतना परसेंटेज। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में है इतना, और 40% है। और अनक्लासिफाइड में इतना वन है, 16.61%। ये परसेंटेज याद रखना है आपको। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इतना क्षेत्र में 59820 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार, 23-24 था ना, 24-25, सॉरी 24-25, 24-25 के अनुसार इतना है। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, व्यापम में उतना नहीं पूछा जाएगा। इतना हमारा फॉरेस्ट है, और टोटल भौगोलिक एरिया का इतना परसेंट है, मतलब छत्तीसगढ़ में 44.25% में फॉरेस्ट है। ये टेबल टेबुलर में दे दिया है कि आरक्षित कितना है, संरक्षित कितना है, और अवर्गीकृत कितना है। वनों के प्रकार देखोगे, साल, सबसे ज्यादा साल है ना, 40% साल। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है सबसे ज्यादा क्या है, साल है 40%। वैसे मिक्स वाला ज्यादा ही है, मिक्स वाला 50% है। सर डेसिमल तक तो भी याद रखना है ना अपने को। डेसिमल याद नहीं रखो चलेगा, 40.5 ये याद रखे रहो। ये 9.4, मतलब लगभग मोटा मोटा तो याद रखो, 4950 ये तो याद ही रखो। नेशनल पार्क 3 है, टाइगर रिजर्व 3 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 11 है, बायोस्फीयर 1 है, हाथी रिजर्व 3 है, सफारी चिड़ियाघर 2 है, मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र 1 है। सबका नाम आप लोग देखे थे हरियाणा की किताब में, और नहीं देखे होगे तो एक बार देखिएगा, मैं फिर से बता दूंगा अगर डाउट रहा तो। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। सर जो आरक्षित संरक्षित है, इसका अपने को किलोमीटर में जो है वो भी याद रखना ही ये है ना। याद रखना है, यस, ये याद रखना है। अब एक इम्पोर्टेंट है कि जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। डेक्कन मतलब डेक्कन वाले एरिया में, डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है, इसको याद रखिएगा। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा जो राज्य है,
ठीक है, इसको याद रखिएगा। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छत्तीसगढ़ स्टेट है जो डेक्कन बायो रीजन वाले एरिया में आता है, इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन मई 2001 में हुआ, आप लोग पढ़े होंगे। 9 परियोजना मंडल अभी है। 3 औद्योगिक परियोजना मंडल है, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़। ये तो पढ़े हो अभी। ये वो परियोजना वन मंडल है, इस किताब में दिया ही है हरिराम में, अब नहीं पढ़े तो पढ़ाऊंगा। बाकी तो कल आप लोग पढ़े थे कुछ दिन पहले इसको। ये सब दिया है ना, अभी चर्चा अपन करेंगे इसको, ऐसा नहीं कि जो लोग नहीं पढ़े उनको पढ़ाएंगे। बड़ी नाम याद रखना है, अभी सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे छांट लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि है इतने सारे हैं इकोनॉमिक सर्वे, देखोगे सब में चैप्टर वन से लेकर, ये चैप्टर वन दिख रहा है, चैप्टर वन से लेकर यहाँ पर, चैप्टर वन से लेकर ये पूरा देखना है। छांट लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 17 चैप्टर में दिया है, छांटते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। उतने का नोट्स बनाते, उतने को कागज में लिख लो, उसी को तो याद रखना है। ठीक है, फॉरेस्ट में इतना ही देखो। एक शिक्षा वाला देख लो। अब ये पीएससी में आता है, व्यापम में नहीं पूछा जाता, सरस्वती साइकिल योजना के बारे में कितना साइकिल बांटा गया, ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाता। सबसे ज्यादा बजट इसी डिपार्टमेंट को मिलता है, शिक्षा विभाग को। एक होमवर्क कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में कितने पीएम श्री स्कूल है, कितने पीएम श्री स्कूल छत्तीसगढ़ में है। मैं बता देता हूँ। अभी तो 263 दिखा रहा है, बट ऑफिशियली थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। छत्तीसगढ़ में कितना लिखा है, 393 पीएम श्री स्कूल है, नोट कर लो। छत्तीसगढ़ में 393। इसको नोट करके रखे रहो। नंबर ऑफ पीएम श्री स्कूल छत्तीसगढ़ में 393, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, डाल दूंगा ग्रुप में।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। थोड़ा 2 मिनट समय दीजिएगा मेरे को, 2 मिनट समय दीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। बाकी का भी देखते हैं। अब हमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि कितने कॉलेजेस हैं, कितने यूनिवर्सिटी हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, वो उस किताब में अच्छे से दिए है, हरिराम सर किताब में, यहाँ से अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक ये याद रखे रहना कि जो निशुल्क पाठ्य पुस्तकें होती है गवर्नमेंट द्वारा, फ्री में स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा विभाग है? स्कूल शिक्षा विभाग। और योजना का नाम है निशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना। ठीक। और ये कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अध्ययनरत शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त हिंदी अंग्रेजी माध्यम एवं स्वामी आत्मानंद के पुस्तकों के छात्रों को दिया जाता है, पहली से 10वीं, पहली से 10वीं तक मिलता है, बस इतना याद रखना। और जो ड्रेस मिलता है, यूनिफॉर्म जो मिलता है, निःशुल्क गणवेश योजना, जो यूनिफॉर्म है, वो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के शासकीय विद्यालयों को मिलता है। कक्षा 8 के 1 से 8 तक जो यूनिफॉर्म है। एक बार ना ये सरस्वती साइकिल वाला एग्जाम में प्रश्न बना था, तो ये ना केवल और केवल एसटी एससी के छात्रों को, और एक बीपीएल वाला भी वर्ग आएगा, मैं बता देता हूँ, देख लो यहाँ पर। ये इसमें क्या, निशुल्क साइकिल दिया जाता है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है ऑब्वियसली, और शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत बालिका को दिया जाता है। ओके। इसमें कक्षा 9वीं के छात्रों को मिलता है, कक्षा 9वीं के छात्राओं को। ये मतलब गर्ल्स के लिए बस स्कीम है ना, बॉयज के लिए नहीं है। इसमें एसटी एससी एवं बीपीएल वर्ग के बालिकाओं के लिए प्रदाय किया जाता है। एसटी की कोई भी वर्ग रहे चलेगा, एससी की कोई भी वर्ग चलेगा, बट अगर ओबीसी की लड़की को मिल रहा है, गर्ल्स को मिल रहा है, या यूआर के गर्ल को मिल रहा है, तो उसके लिए उनको कंडीशन क्या है, वो बीपीएल वर्ग मतलब बेसिक पावर्टी लाइन से वो नीचे होना चाहिए। बीपीएल कार्ड होता है ना, राशन कार्ड, ये कार्ड होना चाहिए उनके पास, तब जाके मिलेगा, है ना। मतलब जितने जो बीपीएल, जो बेसिक पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे जो भी आता है, उनके बालिकाओं को मिलेगा ये, बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी सब एग्जाम में प्रश्न नहीं बनता। ये मिड डे मील एक स्कीम होता था गवर्नमेंट का, एमडीएम, मिड डे मिल। इस स्कीम का नाम चेंज करके पीएम पोषण कर दिया गया है, ये याद रखे रहना, एमडीएम का नाम चेंज करके पीएम पोषण। कक्षा 1 से पहली से 8वीं तक की छात्र छात्राओं को क्या मिलता है, भरपेट भोजन मिलता है स्कूल में ही। ठीक है, स्कूल में ही गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब बाल वाटिका में, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में, कक्षा 8 से कक्षा 8 तक। अभी देखो, एक स्पेसिफिकली एक योजना है, मुख्यमंत्री अमृत योजना। इस योजना में जिला कबीरधाम और बस्तर के छात्रों को कुपोषण से दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है सन 2016 में। याद रखे रहना, लेकिन कबीरधाम और बस्तर में, 2 जिले ही। ठीक है, और क्या उद्देश्य, क्या है, लक्ष्य है, कुपोषण, कुपोषण को क्या करना है, दूर करना है इस योजना के माध्यम से।
जो माल नरिश्ड होते हैं बच्चे, उन माल नरिश्ड बच्चे हैं उनमें जो न्यूट्रिशन है वो बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर उनको जो माल नरिश्ड है उसको दूर करना, इस योजना का उद्देश्य हो गया। अब इसमें ऑब्वियसली ये सब नहीं पूछेगा अंदर में कि सोया मिल्क दिया जा रहा है, ये सब नहीं बनेगा प्रश्न, छोड़ सकते हो आप। ये सब पुराना स्कीम है, ये सब नहीं बनेगा। फिर क्या लिखा है, तकनीकी शिक्षा का अलग से लिखा है, टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग वाला, पॉलिटेक्निक वाला। तो वर्तमान राज्य में 3 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। कहाँ कहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट की, पता है क्या आप लोग को? जीसी बोलते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। जीटीयू एक रायपुर में है सर। एक रायपुर में है जीसी, एक बिलासपुर में है, और एक जगदलपुर में है। 3 जगह है जीसी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, वो रायपुर में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। ये सब नाम याद रखे ना, ऐसा नहीं कि नाम नहीं आएगा, आ जाता है, कहाँ पर है सीधे पूछेगा। एक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में है। ठीक है, सीएसवीटीयू बोलते हैं ना, जो जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है इसी से संबंध होते हैं, इसी से संबंधित होते हैं, मतलब जितने इंजीनियरिंग कॉलेज सबका यूनिवर्सिटी यही होता है। एक विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर, 2 स्वशासी स्व-वित्तीय एवं 22 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है। बाकी तो नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखे ऊपर वाला। प्राइवेट वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना गवर्नमेंट वाला ही हाँ, इम्पोर्टेंट है सर। गवर्नमेंट वाला याद रख लो। राज्य में 37 शासकीय एवं 16 निजी पॉलिटेक्निक संस्थान है। पॉलिटेक्निक कॉलेज राज्य में 37 गवर्नमेंट वाले और 16 प्राइवेट वाले हैं। राज्य में 2 विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान, बाकी नहीं बनेगा, इतना नहीं बनेगा, सब करके छोड़ सकते हो। फिर क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग 7 शासकीय विश्वविद्यालयों में, 17 निजी विश्वविद्यालयों, 335 शासकीय महाविद्यालय एवं 315 अशासकीय महाविद्यालयों के साथ आशानुरूप उच्च शिक्षा के प्रदाता केंद्र के रूप में पूरी तरह तैयार है। इसमें बोल रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 7 उच्च शिक्षा विभाग के क्या है, यूनिवर्सिटीज हैं। 7 यूनिवर्सिटी के नाम कौन कौन सा है, एक बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो गया, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। दूसरा रविशंकर हो गया, रविशंकर रायपुर वाला। तीसरा एक अपने अपने जिले का बताते हैं, चलो। एक जांजगीर चांपा में भी है, जांजगीर चांपा या रायगढ़ में है कुछ, रायगढ़ है शायद। किताब में दिया है, हालांकि अलग से लिखने की जरूरत नहीं, किताब में दिया है। ये सातों को याद रखना पड़ेगा। बस इतना याद रखिए कि 24-25 में 7
राजकीय विश्वविद्यालय है ना, गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय है। 17 निजी प्राइवेट वाले हैं। 17 जो है ये प्राइवेट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उस किताब में दिया है 335 गवर्नमेंट कॉलेज है, 321 अशासकीय मतलब नॉन गवर्नमेंट वाले प्राइवेट कॉलेज है। सर ये प्राइवेट भी याद रखना है अपने को। हाँ ये याद रखिए, इतना याद रखिए, ये बेसिक है। ये वाला भी पीएम ऊषा, ये वाला क्वेश्चन बना है कि पीएम ऊषा का अर्थ क्या है, यही बना था। पीएम ऊषा बताता हूँ क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा है। पीएम ऊषा करके ना एक क्वेश्चन बना है, पीएससी में बना है। पीएम ऊषा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। योजना का उद्देश्य राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। या केंद्र प्रायोजित, क्वेश्चन ऐसा नहीं बना था, क्वेश्चन बना था कि पीएम उषा का संबंध किस क्षेत्र से है, ऐसा क्वेश्चन बना था। ठीक, तो इसका क्षेत्र किस, इसका संबंध किससे है, उच्च शिक्षा से है। बस इतना ही याद रख लीजिए, बाकी उद्देश्य उद्देश्य बहुत कुछ दिया है। आप लोग चाहो तो इसको एक स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स में लिख लेना क्योंकि नोट्स ही इंपॉर्टेंट है। एक पीएम उषा योजना, ऐसे कुछ कुछ एग्जाम में प्रश्न बने हैं। एक ईशा भी बनाया गया, उषा तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, बस इतना याद रख लीजिए। बाकी छात्रवृत्ति वगैरह नहीं बनेगा प्रश्न ये सब। ठीक, तो एक ये वाला हो गया, इसको इतना कर लेना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो जितने इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं ना, उसका डेटा भी कागज में लिख लो, पूरे जितने चैप्टर है सबका एक डेटा एक कागज में लिखते जाओगे ना तो व्यापम के अनुसार अगर पढ़ रहे हो तो 1.5-2 पेज में आपका पूरा डेटा कलेक्ट हो जाएगा। और उतना ही याद करना है, सिर्फ उतना ही हर एग्जाम में, पूरा साल भर जितना एग्जाम दोगे उतना ही पढ़ना है, क्योंकि हर साल में ये अपडेट थोड़ा बहुत होते रहता है, थोड़ा बहुत। तो एक बार लिख लो, पूरा साल काम आएगा। पहला है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस बोलते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से चावल दिया जाता है, दाल दिया जाता है ना, राशन कार्ड वाला, यही है। तो ये सब नहीं बनेगा प्रश्न कि कितने राशन कार्ड, कितने राशन सेंटर जो है वो शहरी क्षेत्र में है, कितने सेंटर गांव में है, ये सब नहीं बनेगा, छोड़ देना। इतना नहीं, इतना एक एक याद करोगे तो कुछ याद नहीं रहने वाला। वर्ष 2024 23-24 में, वर्ष 2023-24 में धान सामान्य एवं धान ग्रेड ए के समर्थन मूल्य क्रमशः 2300 और 2320 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र सरकार द्वारा घोषित थे। ये आपको याद रखना है ना, 23-24 24-25 में कितना था। ओके, तो धान का जो समर्थन मूल्य है ये पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, धान का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का। तो इसको भी देख लेते हैं। एक टेबल मिल जाएगा, उसको देख लेते हैं। ₹2300, इसके पहले कितना था, 2300 था 2024-25 में। अब 25-26 में इसको 2359 कर दिए हैं, 69 कर दिए हैं।
2369 कर दिया। ये दोनों दोनों याद रखना है ना, स्क्रीनशॉट ले ले रहो। ये धान्य, धान का सामान्य वाला है ना, ये सामान्य धान हो गया। एक सेकंड, ये सामान्य हो गया 2369 रुपये, 69 रुपये ये वाला। और पहले कितना था, 2300 था। धान जो ग्रेड ए है, ग्रेड ए, इसका 2389, पहले कितना था, 2320 रुपये। यहाँ पर देखो, ये पहले वाला है, और अभी इतना कर दिए। ज्वार बाजरा याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो प्रश्न कुछ भी बन सकता है ना, मैं एकदम गारंटी नहीं दूंगा कि यही बने। धान का बनने का चांस ज्यादा रहता है। दलहन में तुअर का बनने का चांस ज्यादा रहेगा, 8000 रुपये हो गया, है ना। तिलहन में मूंगफली का बनने का ज्यादा चांस है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही इन्हीं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा मांग है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। 2025-26 के लिए क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अभी धान कब से कब तक खरीदी जाएगी, 2024-25 में तो 14 नवंबर से 31 जनवरी तक खरीद, 25 तक खरीदने का डेट था। अभी कब से कब तक, ये डेट देख लेना, मैं टेलीग्राम में डाला हूँ। फिर कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं, अब याद रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा ना, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 पारित किया गया था, जिसके माध्यम से पीडीएस द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा चावल हो गया या जो भी खाद्यान्न है, इसको बांटा जा रहा है। ठीक है, तो अधिनियम एक बार बना है प्रश्न, कौन से अधिनियम, 2012 द्वारा। ठीक है, इसको याद रखे रहना अधिनियम को। और ये टेबल तो उसने देखे थे ना, अंत्योदय परिवार को कितना प्रोविजन है बांटने का, प्राथमिक परिवार को क्या प्रोविजन है, ये सब नहीं बनेगा, उतना कम कम चांस है, मैं बोल, ऐसा नहीं कि नहीं बने। जैसे फूड इंस्पेक्टर था, फूड इंस्पेक्टर, तो इसमें बना था, क्योंकि यही इन्हीं का डिपार्टमेंट है, फूड इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट का ही काम है ये सब, तो उसमें बना था प्रश्न। ठीक है, सर, ये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम जो, उसमें क्या, इसमें ये याद रखना है कि ये जो अधिनियम है ये पीडीएस से रिलेटेड है। हाँ, ये अधिनियम कौन से ईयर में, 2012 में, ओके सर। 2012 में लागू हुआ था। और इस कानून को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, ये भी प्रश्न बन चुका है। देश का पहला राज्य यही है, हमारा राज्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये प्रश्न बना था। और केंद्र में 1 साल बाद ये योजना लागू होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू होने के पूर्व छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 राज्य में लागू किया गया है। मतलब केंद्र बाद में इम्प्लीमेंट करती, छत्तीसगढ़ पहले इम्प्लीमेंट कर दे रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ का पहले ही पॉलिसी बन चुका था पोषण सुरक्षा के लिए, यहाँ के लोगों को भरपेट भोजन मिले और पोषण से समझौता ना करे करके गवर्नमेंट बहुत पहले से स्टार्ट कर दी, 2012 में स्टार्ट कर दी थी। फिर 13 में नेशनल वाला प्लान स्टार्ट होता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसको एक नजर मारे रहना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में प्रश्न बने और आपसे बने नहीं, एक बार देखे रहो। अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, ये कम से कम ये दो को देखे रहो, सामान्य परिवार, ये तीन को देखे रहो, और एकल निराश्रित और निःशक्त जन तो फिर 10 किलोग्राम चावल चावल है निःशुल्क, ये तो ऐसे ही याद हो गया। लेकिन देखे रहो, प्रश्न बनने की चांसेस है भाई, है ना, प्रश्न बनने की चांसेस है। कहाँ पर मधुर गुड़ योजना चल रहा है, हम लोग ये भी पढ़े थे ना, मधुर गुड़ योजना, यहाँ पर दिया है, सब देख लो। चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं माडा क्षेत्रों में है, जो ट्राइबल बाहुल्य है या माडा वाला क्षेत्र है, वहां पर चने की पात्रता भी है। ठीक, उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिक
परिवारों को प्रति राशन कार्ड 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम शक्कर भी मिल रहा है। बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनधारियों को प्रति माह 2 किलो गुड़ भी दिया जा रहा है। 2 किलो गुड़ का योजना का नाम क्या था? मधु गुड़ योजना, ऐसे कुछ नाम था, मधुर योजना ऐसे कुछ था। ये देखे थे हम लोग, हरिराम सर किताब में दिया है इसके बारे में, एक बार मिला लेना। बाकी अभी स्कीम तो सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यूनिवर्सल पीडीएस ये चालू हुआ था ना 2000 अक्टूबर 2019 में। तो लगभग लगभग सभी एग्जाम में ये प्रश्न बना था, कब चालू हुआ है, कब चालू हुआ है, कब चालू हुआ है। अब नहीं बनेगा ये, पुराना हो गया। अब एक ये व्यापम में कई बार प्रश्न बना है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? तो ये कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। तो यही वो डिपार्टमेंट है जिसका नाम आता है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। इसी आयोग के द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, कई बार प्रश्न बना है, इसको मार्क करके रखिए। एमएसपी समझते हो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से फायदा क्या है, मेन सेंस में आता है, फिर भी थोड़ा बता दूं कि अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि इतने में हम खरीदेंगे, उसका मिनिमम प्राइस है, इससे कम में कोई नहीं बेचेगा, मतलब किसी को नुकसान नहीं होता। जैसे टमाटर, टमाटर में एमएसपी नहीं है तो कभी टमाटर किसान 2 रुपए किलो में बेचता है ना, 2 रुपए पर किलो में बेच रहा है, कभी 10 रुपए पर किलो में बेच रहा है। लेकिन किसान तो अधिकतर 99% केस में कम रेट में ही बेचता है, कम रेट में। भले वो जो बीच के बिचौलिए हैं, वो किसान से 2 रुपए किलो में खरीद के अब मार्केट में मांग बढ़ा देते हैं, टमाटर का शॉर्टेज कर देंगे, फिर वही टमाटर को 100 रुपए किलो में बेचेंगे, तो किसान को कोई फायदा नहीं हुआ, किसान तो 2 रुपए किलो में ही बेचा है ना। तो इसीलिए एमएसपी का प्रावधान लाया गया, ताकि ये जो बीच के आदमी है वो हटे साइड। धान का जो एक प्राइस फिक्स कर दिए, धान का प्राइस कितना फिक्स किए हैं? 2669 ₹2369 ये फिक्स कर दिए। 2369 ये फिक्स कर दिए। तो इससे कम में तो कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि इससे कम में तो, इस इतने में तो सरकार ले रही है, तो इतने कम में नहीं बेचेंगे। लेकिन कई ऐसे मंडी होते हैं, आप मंडी देखे नहीं होंगे, बलौदा बाजार में धान के बहुत सारे मंडी है, हर जगह होते हैं धान की मंडी। वहां पर 2000 रुपए में बेचा रहा है, 1800 में बेचा रहा है ना। अब जिनके पास कार्ड नहीं है, जमीन का कागज नहीं है, या कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि किसानों के साथ, तो अब कागज नहीं है तो सरकार धान को नहीं खरीदेगी। अब नहीं खरीदेगी तो वो बेचारे मंडी में बेचने जाते हैं। तो मंडी में जितने साहूकार हैं वो 1800 रुपए, 2000, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। तो एमएसपी से किसानों को फायदा होता है, लेकिन सारे प्रोडक्ट में एमएसपी का प्रावधान नहीं है। तो ये दे दिया है, धान सामान्य का रेट कितना था, 2300 था। ग्रेड ए का कितना था, 2320 था। ये 2024-25 के हिसाब से है ना। अभी इसमें ये वाले पेज में देखोगे तो 25-26 वाला डेटा भी आपके पास है ना, यहाँ पर 25-26 का डेटा भी दिया है, ये वाला। इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग आराम से देखिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा और याद करिए। मैं नहीं बोलूंगा कि धान ही इंपॉर्टेंट है, ज्वार भी बन सकता है, बाजरा भी बन सकता है, रागी भी बन सकता है, बट वो आपको धीरे धीरे करके याद करना है। अब ये भी प्रश्न बना है कि आप हरिराम सर की किताब में देखे भी होंगे, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब किया गया? 2007-8 में से कर दिया गया है। डेट बना है प्रश्न, याद रखिएगा। पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको ऑनलाइन कर दिया गया। अभी आप लोग जितने राशन
कार्ड वाले जो चावल लेने जाते हैं या कोई भी राशन लेने जाते हैं, तो उसका ऑनलाइन होता है, आप लोग देखे होंगे शायद। एक ऐसा उनके पास एक टैबलेट होता है और एक फिंगर स्कैनिंग वाला मशीन छोटा सा रखे रहता है, उसमें फिंगर लगाते हैं तब जाके वो स्कैन होता है, मतलब ऑनलाइन व्यवस्था है, कोई लिखित में व्यवस्था नहीं है। तो इसको ऑनलाइन किया गया है 2007 से, और इसके ऑनलाइन करने के बाद कुछ अवार्ड अवार्ड भी मिला था, वो हरिराम सर की किताब में दिया है ना, समझ में आ गया। पीडीएस का ऑनलाइन 2007 से किया गया है, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चावल उत्सव, प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन करने का प्रावधान किया गया है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़िए। चलिए खनिज को देखते हैं। खनिज मतलब मिनरल, और छत्तीसगढ़ के जीडीपी का एक अहम योगदान मिनरल का भी होता है। इतना मिनरल बेच के सरकार अपना आय अर्जित करती है। अभी तो देखना कुछ टाइम में 24-25 का भी डेटा आ जाएगा, 24-25 का भी डेटा आ जाएगा, तो उसको अपन फिर से देखेंगे, अभी से याद मत रखो, कुछ टाइम में आ ही जाएगा 24-25 का डेटा। इसमें थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आएगा, कितना करोड़ रुपए मुख्य खनिज से कमाई हुआ, कितना करोड़ रुपए गौण खनिज से कमाई हुआ, ये सब डेटा चेंज हो जाएगा, थोड़े टाइम में ही आने ही वाला है, वो आ जाएगा। इसलिए इसको छोड़े रहो। ठीक है, इसको इसको नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब देख लेंगे, ये काफी अपडेट होता है, क्योंकि बाकी कुछ अपडेट हो ना हो, बाकी डिपार्टमेंट का इसका अपडेट बहुत होता है। हाँ जी अलग। हाँ, शासकीय महाविद्यालय और राजकीय यूनिवर्सिटी, ऐसा लिखा था। ये तो गवर्नमेंट वाले हो गए, प्राइवेट में कितना लिखे हो कोई? इसमें तो इतना ही लिस्टेड है। हाँ 17 है। 17 लिखे हो ना? लेकिन हाँ। इसमें तो कम ही हाँ, दिख रहा है। निजी। हो सकता है और इसमें पूरा नहीं लिखा है। उच्च शिक्षा विभाग का लिखा है, वही है कैसा यूनिवर्सिटी? हाँ, ये तो हायर दूसरा है। एजुकेशन का ही, उच्च शिक्षा विभाग यही है, हायर एजुकेशन। प्राइवेट हाँ तो यूनिवर्सिटी 17 ही अंडर हायर एजुकेशन। पूरा नहीं लिखा होगा इसमें, पूरा नहीं लिखा है इसमें लग रहा है। कम से कम एजुकेशन गवर्नमेंट का तो याद ही रखो, प्राइवेट का उतना उतना बनने की चांसेस नहीं है। लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट ही है, एमईटी याद रख लो, सीवी रमन याद रखो, और आईटीएम याद रखो, कलिंगा याद रखो, मैथ्स याद रखो। कहाँ कहाँ पर रायपुर, मोस्टली रायपुर और दुर्ग में ही दिखाई देगा मोस्टली यूनिवर्सिटीज। अच्छा ठीक है।
आपको यूनिवर्सिटी के ना स्पेसिफिकली कुछ कुछ नाम भी है, जैसे रविशंकर तो रायपुर में है, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर में है, शहीद संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर में है। जो सरगुजा यूनिवर्सिटी उसका नाम है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम है शहीद महेंद्र कर्म विश्वविद्यालय। ये सब याद रखे रहना, सब इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। अटल बिहारी का बिलासपुर यूनिवर्सिटी पे नाम है। दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम हेमचंद यादव है। रायगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। खैरागढ़ वाले का तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। जनसंचार वाला तो बताया आपको, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता। ओपन यूनिवर्सिटी पंडित सुंदरलाल शर्मा वाला हो गया। बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। और कामधेनु वाला, कामधेनु मतलब वही जानवर वाला, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर। और उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये रिसेंटली खुला था 2019 में ना, तो ये प्रश्न बना था, महात्मा गांधी के नाम पे है, ये याद रखिएगा। और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई वाले, उसका नाम है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद के नाम पे है, दुर्ग में है। और जो ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी, उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर में। और जो जितने मेडिकल कॉलेज है ना, तो मेडिकल कॉलेज भी किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर इसके नाम पे है। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्टार्टिंग से ले रहो, स्टार्टिंग से ले लो। एक इसका ले लो, उसके बाद इसका ले लो, उसके बाद 14-15 का भी ले लो। ये सब प्रश्न बने हुए हैं और निरंतर बनेगा भी, इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज को देख लेते हैं, बिल्कुल चांद से। सर, हाँ, ये मतलब गहिरा गुरु और गुरु घासीदास जी अलग अलग पर्सन थे ना? गहिरा गुरु तो स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया ना, और गुरु घासीदास सेंट्रल नहीं, यूनिवर्सिटी। मैं मतलब यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी थी सर, वो पर्सन की बात करी थी, हाँ, यानी पर्सन अलग व्यक्ति अलग अलग है, जो है। अलग अलग है। गहिरा गुरु अलग है, और गुरु घासीदास बाबा तो सतनाम पंथ के प्रवर्तक है। गहिरा गुरु अलग है। और गहिरा गुरु भी सतनाम पंथ से ही रिलेटिव है क्या? एक से देख लेते हैं। गहिरा गुरु आश्रम refers to a place of spiritual and social reform founded by Sant Gahira Guru in Chhattisgarh, India, with notable ashram location जशपुर। अच्छा, ये आदिवासी से रिलेटेड थे ना, इनका इनका जो मेन है। ठीक ठीक। एक सनातन धर्म संत समाज की स्थापना की उन्होंने उन्होंने मतलब वो एक्चुअली समाज सुधारक थे, एक संत एवं समाज सुधारक थे, गहिरा गुरु जो है। और गहिरा गुरु जो है वो कौन से ट्राइब से थे? तो कंवर ट्राइब से, ये प्रश्न बना है एक बार। गहिरा गुरु कौन से ट्राइब से थे? ये सीजीपीएससी 2019 में बना है। तो ये कंवर जाति से थे, कंवर जनजाति से, इसको याद रखे रहिए। और गुरु घासीदास बाबा अलग है, वो सतनाम समाज के प्रवर्तक है। और एक, ठीक है, तो गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। श्री रामेश्वर गहिरा गुरु का नाम समाज सेवा के क्षेत्र में अमर है। उनका जन्म 1905 में श्रवण मत्स्य को रायगढ़ जिले के लेलुंगा विकासखंड के ग्राम गहिरा में एक आदिवासी कंवर परिवार में हुआ था। 1943 में गुरुजी ने आदिवासियों के योजनाबद्ध विकास के लिए सनातन संत समाज नामक एक संगठन की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रचार के लिए सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में संस्कृत पाठ्यशाला और आश्रम स्कूल और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उन्हें राष्ट्रीय इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार, बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा पुरस्कार और शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बस यही है गहिरा गुरु। सनातन संत समाज बोला जाए तो गहिरा गुरु, और सतनाम पंथ बोला जाए तो अ, बाबा गुरु गुरु घासीदास। घासीदास जी। हाँ, ठीक है। गुरु घासीदास बाबा से रिलेटेड ना मेंस में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सीजीपीएससी मेंस में। और उनके योगदान भी बहुत है, बहुत ज्यादा योगदान दिए हैं उन्होंने। सतनाम समाज के प्रवर्तक है वो। सतनाम समाज में जितनी बुराई थी उस बुराई के खिलाफ, इवन नॉट ओनली सतनाम समाज, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने लोग हैं उनमें जो जो बुराई थी, उस बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारे उनके वो हैं, फिलोसफी हम पढ़ते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के खनिज। ये ना एक बार मुख्य खनिज क्या क्या है इसका थोड़ा लिस्ट बना लो। गौड़ खनिज मतलब सेकेंडरी, ये प्राइमरी है। प्राइमरी ज्यादा कीमत में बेचा, सेकेंडरी की कीमत थोड़ा कम रहेगा, तो थोड़ा इसको देख लेना। इसको याद कर लो क्योंकि प्रश्न बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में प्रश्न बने हैं। सीजी व्यापम आईटीआई, सीजी व्यापम ईएई, सीजी व्यापम एजीडीयू, ये प्रश्न बना है कि कौन गौड़ खनिज है और कौन मुख्य खनिज है। ठीक, तो चूना पत्थर को मुख्य एवं गौड़ खनिज दोनों में शामिल किया गया है। हो सकता है क्वालिटी के हिसाब से किया गया हो, जो भी है। इसका थोड़ा लिस्ट बना लो। ये ग्रेनाइट हो गया बना है, फायर क्ले, डोलोमाइट, ये सब प्रश्न बन चुके हैं। मुख्य खनिज में डेफिनेटली कोयला आएगा, लोहा आएगा, बॉक्साइट आएगा, टीन आएगा, ग्रेफाइट। ये सब प्रश्न में नहीं बनेगा क्योंकि ये सबको पता है, ये सब मुख्य खनिज ही होंगे। जो थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे चूना पत्थर उच्च श्रेणी का, वो मुख्य खनिज है। और चूना पत्थर जो निम्न श्रेणी का है, लो क्वालिटी है, वो गौड़ खनिज में है। तो ये सब थोड़ा देखे रहो, ठीक है, इसको देखे रहो। मैं आपको बता दूं सीधे सीधे, ये सब प्रश्न ना जनरली इकोनॉमिक सर्वे से ही पढ़ना चाहिए। ये पता नहीं कब का, ये 22-23 का डेटा है, अभी पढ़ने कोई मतलब नहीं है 22-23 का डेटा को। और ये सब पीएससी में बनता है, व्यापम में उतना नहीं बनने के चांसेस नहीं है। जैसे ये प्रश्न बना है कि छत्तीसगढ़ में कोयला का भंडारण, रिजर्व्स बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन भी कोयला सबसे टॉप में हो रहा है। सेकंड नंबर में चूना पत्थर का होता है, थर्ड नंबर में आयरन ओर है उसका हो रहा है। तो थोड़ा इसको याद रखे रहना, कोयला का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है किसी भी अन्य खनिज की तुलना में। कोयला का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर पूछा जा रहा है खनिज राजस्व, जो मिनरल से जो रेवेन्यू जनरेट होती है, वो मुख्य खनिज में दंतेवाड़ा नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे कोयला है। ठीक, और ओवरऑल देखा जाए तो दंतेवाड़ा नंबर 1 पे है, कोरबा सेकंड नंबर पे है। थोड़ा याद रखिएगा इसको। लेकिन इसको इकोनॉमिक सर्वे अभी जो आएगा 25-26, उससे एक बार और मिलाएंगे। सर वो कुल खनिज और मुख्य खनिज दोनों अपने को अलग अलग याद रखना है ना? देखो, मुख्य खनिज से जो रेवेन्यू मिला और गौड़ खनिज से जो रेवेन्यू मिला, फिर इन दोनों का जो एवरेज निकलेगा वो कुल होगा, है ना, ऐसा है। इसको मत देखे रहो। छत्तीसगढ़ में खनिज का उत्खनन, उत्खनन मतलब अब उसको निकालना तो पड़ेगा ना, खनन करके, है ना, माइनिंग करके। तो माइनिंग करने वाली प्रमुख जो कंपनी है, वो कंपनी का नाम आपको याद रखना है। पहला है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएमडीसी। एनएमडीसी क्या करती है? लोहा खोदने काम करती है, लोहे का माइनिंग करती है एनएमडीसी। ठीक,
ये भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी, आपको बताया था ना, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ये सब बोला था मैं। तो यही वो कंपनीज हैं। ये भारत सरकार का उपक्रम है, जिसे पीएसयू बोलते हैं ना, पीएसयू, ये सब पीएसयूज हैं। अब इसका ये दो तीन आता है, इसको याद रखना। 1968 में किरंदुल में प्रथम इकाई इसकी एनएमडीसी की फर्स्ट यूनिट 1968 में, 1968 में किरंदुल में स्टार्ट की गई थी, किरंदुल में। इसका मुख्यालय हैदराबाद में ना, एनएमडीसी का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, और जो सब मुख्यालय है, सब हेडक्वार्टर जो है वो दंतेवाड़ा में है। ये याद रखे रहना आपको। ये लोहा निकालने का काम कर रही है ना एनएमडीसी मुख्यतः। अब एससीसीएल है, ये कोयला निकालने का काम करेगी। तो एससीसीएल का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है, इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा। और उप मुख्यालय विश्रामपुर सूरजपुर में है। ये मिनी रत्न कंपनी है भी, ये नवरत्न कंपनी है एनएमडीसी। फिर छत्तीस, ये सीएम, जैसे ये एनएमडीसी है ना, वैसे एक सीएमडीसी बना है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये खनिज के दोहन करके उस विकास को बढ़ावा देना, मतलब खनिज को माइनिंग करके स्टेट का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, इसका मेन उद्देश्य है। ये डेट याद रखना है, 7 जून 2001, ये आया है प्रश्न में, ये देखो। जितना बोल रहा हूँ उसको कम से कम उतना तो करिए, उससे ज्यादा करने का प्रयास करिए। जितना मैं बोल रहा हूँ उससे कम मत करना, उससे कम करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। या तो कुछ मत करो, पूरा छोड़ दो। दो ऑप्शन रखो, या तो पूरा छोड़ दो या तो अच्छे से पढ़ो। ये बीच वाली स्थिति मत रहो। आपको बता दूं, 90 से 95% जो स्टूडेंट है वो बीच वाली स्थिति में रहते हैं। ठीक है, वो पढ़, अपने आप को संतुष्ट रखते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, अपने आप को वो क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई पढ़ तो रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ। लेकिन कितना पढ़ रहे हो? 2-4 घंटे। 2-4 घंटे पढ़ने से कोई एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम तो नहीं निकलेगा। 2 से अगर 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी कंपटीशन एग्जाम निकालना प्रेजेंट कंपटीशन के हिसाब से बहुत मुश्किल है। तो 2 से 4-5 घंटे, या तो इतना भी मत पढ़ो ना यार, इतना भी मत पढ़ो। 10 घंटे से कम तो मत पढ़ो आप लोग, कोशिश करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग की तैयारी बहुत है, तैयारी आपका, अभी आप लोग मॉडरेट स्टेज में हो। तो मॉडरेट स्टेज में हो तो पढ़ो ज्यादा, 10 घंटे से कम मत पढ़ो। 10 घंटे तो अच्छे से, 10 घंटे तो पढ़बे करो। कोई जॉब तो आप लोग कर नहीं रहे हो, 24 घंटे का समय होता है, 8 घंटे सोना है, बाकी टाइम जो भी करिए, 10 घंटे आप पढ़ाई करिए। ये सब डेट वेट जो है, ये सब प्रश्न में बने हुए हैं। और ऐसा होता है ना कि कितना डेट याद करे, इतना डेट थोड़ी याद रहेगा। तो मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, दीवार में चिपका चिपका के रखो। अपने दीवार में लिखो सीधे सीएमडीसी, डेट लिखो 7 जून 2001। अब रोज देखोगे तो ये डेट याद हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर रायपुर में इंपॉर्टेंट है। अब इसके ना प्रोजेक्ट पीएससी में बनते हैं। तो ये टीन प्रोजेक्ट चल रहा है, टीन निकालने के लिए कोरंडम प्रोजेक्ट चल रहा है, बॉक्साइट प्रोजेक्ट चल रहा है, कोल प्रोजेक्ट चल रहा है, और एक और है लौह लौह अयस्क प्रोजेक्ट। तो 5 प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चल रहा है सीएमडीसी का। ठीक है, जैसे एनएमडीसी केवल लोहे पे टारगेट करी हुई है, एसएससीएल केवल कोयले पे टारगेट करी है, और ये भारत सरकार के उपक्रम है, ये भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है। तो राज्य सरकार भी अपना एक उपक्रम लेके आई, सीएमडीसी। अब ये सीएमडीसी सब काम कर रहा है, टीन भी खोद रहा है, कोरंडम भी निकाल रहा है, बॉक्साइट भी निकालने का काम कर रहा है, कोयला भी निकाल रहा है, और लोहा भी निकाल रहा है। ठीक, बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम। अब अंदर का तो पूछेगा नहीं, मुझे लगता है अंदर का पूछेगा। सर कोरंडम क्या होता है सर उसका? कोरंडम भी ना एक है, धातु है एक, इससे भी कुछ निकलता है, याद तो मेरे को भी नहीं आ रहा है। कोरंडम शायद हीरा जैसे रहता है शायद, चेक कर लेते हैं। कोरंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक अत्यंत कठोर प्राकृतिक क्रिस्टलीय रूप है। यह हीरे के बाद सबसे कठोर खनिजों में से एक है।
कोरंडम जो है। वेरी हार्ड मिनरल, वही हीरे जैसा दिखता है, ये सब कोरंडम है। अब इसका यूज क्या है, क्या पता क्या यूज है इसका। ऐसे शायद हो सकता है ज्वेलरी वेलरी बनाने का काम आता हो। ये सब कोरंडम है। ये निकलता ऐसे है, जब एक्स जब अपन माइनिंग करके निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। फिर इसको घिसाई करने के बाद ये ऐसे स्टोन के रूप में आ जाता है। ठीक है। हो सकता है इसको पहनते वहनते होंगे स्टोन के रूप में। ये कोरंडम है। ठीक है। जैसे रूबी, रूबी बोल रहे हैं, ये कोरंडम है। केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। यूजेस में वही जेमस्टोन बनाने के काम आ रहा है ये, ऑर्नामेंट्स वगैरह टाइप बनाने के। ये देखो, ये सब कोरंडम है, ये बेचा भी रहे, देखोगे तो बहुत महंगे में, 9,000 10,000। ये तो सबसे महंगा दिख रहा है आपको। इसका कॉस्ट कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 44 लाख रुपए का है। ये छोटा सा पत्थर दिख रहा है आपको, ये कोरंडम है। 11.04 कैरेट नेचुरल कोरंडम ब्लू सफायर। तो इतने महंगे में भी बेचाते हैं कोरंडम, 44 लाख रुपए के हैं। तो सीएमडीसी के द्वारा 7 परियोजनाएं संचालित है, यही इंपॉर्टेंट है, 7 परियोजना। 6वें नंबर का डोलोमाइट परियोजना है, और 7वें नंबर का डायमंड परियोजना है। पीएससी में तो अंदर से पूछता है, अंदर का कुछ भी पूछता है, लेकिन अभी वाइपम में इतना नहीं पूछेगा। बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया है सीएमडीसी, एनएमडीसी, सेल और इरकॉन के द्वारा। इसके द्वारा ना रेल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, राव घाट से कोंडागांव और कोंडागांव से जगदलपुर। क्योंकि राव घाट से तो भिलाई जुड़ा हुआ है, तो राव घाट को कोंडागांव से जोड़ेंगे और कोंडागांव को जगदलपुर से। अगर ये जुड़ जाएगा तो जितना आयरन ओर है या जो भी ओर्स है, मिनरल है, उसका ट्रांसफर हो पाएगा आसानी से। इसलिए किया जा रहा है, याद रखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, ये सीएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कॉपर खनिज की खोज हेतु हीदर तथा बोदल 2 क्षेत्रों में जेवी कंपनी के नाम पर आरक्षित करने हेतु भारत सरकार खान मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। मत पढ़ना, छोड़ देना। कोयला निकलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, लोहा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, हीरा किम्बरलाइट, याद रखना ये टीन वाला कैसेटेराइट बना है प्रश्न में, बॉक्साइट डक्कन ट्रेप, चूना डोलोमाइट कडप्पा शैल समूह से। इसको याद रखे रहना, कौन से रॉक टाइप से कौन सा खनिज निकल रहा है, कौन सा रॉक टाइप, रॉक ग्रुप से। ये सब निकल रहा है। हम पहले नंबर पे, टीन में पहले नंबर पे है, डोलोमाइट में पहले नंबर पे है, और अलेक्जेंड्राइट में पहले नंबर पे है प्रोडक्शन में ना। सेकंड नंबर पे लोहा और कोयले में है। फोर्थ नंबर पे बॉक्साइट चूना पत्थर में है। प्रोडक्शन में पहले नंबर में हम टीन में है, डोलोमाइट में है, अलेक्जेंड्राइट में है। कोयला काला हीरा, कोयला को काला हीरा कहा जाता है, गोंडवाना सेल समूह से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, सेकंड नंबर वाला। एससीसीएल द्वारा कोयला खोदने का काम किया जा रहा है। बाकी थोड़ा सा करंट अफेयर वाले से थोड़ा मिलाना पड़ेगा। भंडारण में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है, झारखंड पहला, उड़ीसा सेकंड, छत्तीसगढ़। एक आपको मैं भेजा था, याद करो, मिनरल
मिनरल के जो कहाँ से कौन सा मिनरल मिल रहा है, एक लिंक भेजा था ना, कौन सा यस राज्य सर। जो पहले नंबर पे है, कौन सा राज्य दूसरे नंबर पे, उससे मिला लेना, कि पुराना पुराना लिखा है इसमें। अब राज्य में भंडारण देखोगे, ये रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स है ये। राज्य में पहले नंबर पे रायगढ़ है, दूसरे नंबर पे कोरबा है, और तीसरे नंबर पे सूरजपुर है। रायगढ़ में बहुत रिजर्व्स है, कोल रिजर्व्स रायगढ़ में पहले नंबर पे है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो कोरबा पहले नंबर पे है। प्रोडक्शन में जस्ट उल्टा है, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, रायगढ़ में प्रोडक्शन सेकंड नंबर पे है। और प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ जो है दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे उड़ीसा है। अभी कोयला क्षेत्र आप थोड़ा थोड़ा करके रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो याद होगा। कोरिया में चर्चा है, झिलमिली है, सिंदूरगढ़ है, सोनहत है। और सोनहत में मिलता है सेमी कोकिंग कोयला, अर्ध कोकिंग कोयला, सोनहत पे है। ये प्रश्न बना हुआ है। मनेनगढ़ में है चिरमिरी, झगराखंड, सुहागपुर, कुरसिया की पहाड़ी, मनेनगढ़, हसदेवरण के कुछ भाग। सूरजपुर में रामकोला, विश्रामपुर उत्तम किस्म का कोयला है। ये सब सब प्रश्न बने हैं ना। बलरामपुर में तारा पानी, ताता पानी, तारा, शंकरगढ़, उलिया। सरगुजा में लखनपुर, सोड़िया, गोटान, बिरजू पाली, सेडू, पांच बहनी। कोरबा का मुकुंद घाट भारत का सबसे बड़ा भूगर्भीय एवं यांत्रिकृत कोयला खान है। सबसे अंडरग्राउंड और मैकेनाइज्ड कोयला खान यही है, मुकुंद घाट। डिप्का हो गया, गेवरा, कुसमुंडा, मानिकपुर, ये सब क्षेत्र है। हसदेव घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ का धर्मजयगढ़ इंपॉर्टेंट है। मांड घाटी, इस इंपॉर्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, आपको पूरा याद रखना है ना। कुछ भी पूछ देगा, जैसे पूछ देगा जामपाली, ऐसे प्रश्न बनता है कौन सा। प्रश्न दो तीन प्रकार से बनते हैं कि जामपाली का लोकेशन कहाँ पर है, तो रायगढ़ में है। जामपली में क्या मिलता है, तो कोयला मिलता है, कोयले का खदान है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगर घाटी की बात करें, मांड एक नदी है ना, मांड नदी का उद्गम क्या है बताइए तो, कहाँ से निकलती है मांड नदी? मैनपाट। मैनपाट। और विसर्जन कहाँ पर, कौन सी नदी में? श्रीनाथ नदी। शिवनाथ नदी। नहीं नहीं, महानदी, मांड और लात नदी। हाँ, मांड, लार और महानदी, तीनों का विसर्जन है चंद्रपुर में। ठीक है, तो सब सब फैक्ट्स याद रखिए। तो मांड घाटी जो है कोयला क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भंडारित कोयला खान है। मतलब कोयले का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यहीं पर है। और रायगढ़ इसीलिए था ना, रिजर्व्स में रायगढ़ नंबर वन पे है, इसीलिए है। रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य फायर क्ले प्राप्त होता है। फायर क्ले का मतलब ऐसा मिट्टी या ऐसा क्ले जो आग को सहता है, आग जलेगा तो वो जलेगा नहीं, उसको बोलते हैं फायर क्ले। अग्नि सह ईंटें बनते हैं इससे। अग्नि सह ईंटें बनाए जाते हैं इससे। अग्नि सह ईंटें, जो आग जलने पे भी वो थोड़ा टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है, फायर क्ले वाला। जैसे फूड इंस्पेक्टर 2022 में प्रश्न बना, ये देखो। छुरी उदयपुर की पहाड़ी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ रेत, पत्थर, शैल संस्थलों के मध्य कोयले का निक्षेप है। तो छुरी उदयपुर जो है, ये एमसीबी प्लस कोरिया वाले जिले में ही है। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया वाले जिले में। तो ये कोयला खान का नाम आपको याद रखना है, कैसे भी करके करिए, धीरे धीरे करके करिए। मैं कैसे करता था अपना भी ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मैं छोटा छोटा कहानी गाना जैसे बना लेता था, छोटा छोटा। जैसे एक आंख याद आ रहा है, जैसे ये सरगुजा वाला, मतलब अभी भी याद आ रहा है। तो जो लखन थी, लखन की पांच बहनी थी, पांच बहनी थी।
वो साड़ी ना मिलने के लिए सैड हो गई थी, ऐसे करके कुछ कुछ बनाया था। तब बिरजू भाई जो है वो साड़ी दिला दिया, ऐसा कुछ बनाया था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट वो जो स्टोरी बनाया था वो आज भी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो समझिए, आप भी बनाओगे ट्रिक तो वो ट्रिक लंबे समय तक रहेगा। और हर एक चीज के लिए मैं ट्रिक बनाता था, हर एक चीज के लिए, ताकि लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि सर्वाइव तो लंबे तक समय तक कर रहे हैं ना, 1 महीने की तैयारी तो है नहीं। किसी को ये नहीं पता ना कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट एग्जाम में ही हो जाएगा, कि 10वें एग्जाम में होगा, कि 5 साल बाद होगा, किसी को नहीं पता है। इसलिए भगवान चाहे तो जल्दी भी हो जाएगा और लेट भी हो सकता है। तो आपको नहीं पता है कि आपकी तैयारी, तो तैयारी का मतलब सब याद होना चाहिए, सब याद करना असंभव है। एकदम एकाएक सब याद नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे करके आप याद करोगे। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है, याद करने की क्षमता अच्छी है, तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप 10 घंटे रोज पढ़ रहे हो और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट आपका नेग्लिजिबल है, किसी की शादी हो रही है तो भी आप नहीं जा रहे हो, किसी का फंक्शन आप नहीं जा रहे हो, आपका इन्वॉल्वमेंट जीरो है इन सब चीजों में, तो सिलेक्शन हो लेने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी एक हमारे पहचान के, उनका सिलेक्शन हुआ है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकाले हैं, सॉरी सीजीपीएससी 2024 में उनका सिलेक्शन हुआ है, कोई सा पोस्ट मिला है। उनका आबकारी आरक्षक में सिलेक्शन हुआ था, अब आबकारी आरक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे वो। उनका सिलेक्शन अभी, एक और एग्जाम हुआ है ना, ईडीओ, ईडीओ में भी उनका नाम है। तो वो भाई साहब क्या करे थे, उनकी सगी बहन का शादी था, सगी बहन का शादी, सगी बहन की शादी में वो नहीं गए थे ना। 2 भाई और एक बहन है। वो भाई पढ़ रहा था किसी लाइब्रेरी में, रायपुर या बिलासपुर किसी लाइब्रेरी में था, और उसकी बहन का शादी था, वो अपनी बहन की शादी में भी नहीं गया था। तो वही बोल रहा हूँ। और इसलिए उसका तीनों एग्जाम निकला है, आबकारी भी निकला है, आईडीओ भी निकला है, और अभी सीजीपीएससी भी निकाल लिया हो। तो वही है ना, आपकी क्षमता, आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो, तो ये सब चीज तय करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। याद करना तो बहुत कुछ है ना यार, ये सब याद करना है, इतना कुछ याद करना है, इतना कुछ याद नहीं होने वाला है ना। अभी कोयला का मिला है, फिर सिमिलरली भी लोहे का निकलेगा, तो लोहे का फिर याद करो, हर एक जिले का, हर एक मिनरल का याद करना है ना। लोहे के बाद फिर कोई दूसरा मिनरल रेडी है, ये क्या है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर का भी बहुत कुछ याद करना है। तो वही है, इतना कुछ याद करना, 10-15 मिनरल है। और नॉट ओनली मिनरल याद करना, पूरा छत्तीसगढ़, फिर पूरा इंडियन जीके, इतना सिलेबस है। और उसमें उसके बाद उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। प्रेजेंट कंपटीशन इतना है कि सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि ये असंभव है याद करना, लोग 100 में 90 लाके संभव बना दे रहे हैं। और एटलीस्ट आप थैंक्स करिए इंस्टाग्राम वाले का, कि एक अच्छा फीचर्स ले आया रील बनाने के लिए, और रील से लोग पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो जितने टैलेंटेड हैं, मोस्ट टैलेंटेड टैलेंटेड बंदे तो रील बना रहे हैं। टैलेंट मतलब या तो उसको नाचना गाना आ रहा है तो नाच गा के वो रील बना ले रहा है, कॉमेडी करना आ रहा है तो कॉमेडी से रील बना ले रहा है। और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने वाला उसका दिमाग है, इस माइंड सेट का पर्सन है, तो वो किसी भी टॉपिक का रिसर्च करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। तो वो बंदा तो सीधे कंपटीशन से बाहर है ना, इतने खतरनाक माइंड वाले रील में बिजी हैं। तो आपका कंपटीशन तो और कम हो गया। अगर इंस्टाग्राम नहीं होता तो ये सब कहाँ आते, सरकारी नौकरी की तैयारी करने आते, तो भीड़ और बढ़ जाता, है ना। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अगर आप पढ़ रहे हो 10 घंटा, तो अपॉर्चुनिटी है। लोहा जो है सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य की धातु है, सबसे ज्यादा रॉयल्टी इसी में मिलता है, लोहा में। सेकंड नंबर में रॉयल्टी मिलेगा, पैसा जो है वो कोयले में है। राज्य में देखोगे तो सबसे ज्यादा लोहा किस में है, दंतेवाड़ा में, फिर कांकेर में, फिर कवर्धा में है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में चल रहा है, फिर कांकेर में चल रहा है, फिर बालोद में चल रहा है प्रोडक्शन। अब ये सब प्रश्न बने हुए हैं, देखते जाओ, सब के सब प्रश्न बने हैं। तो मैं कैसे बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
धीरे धीरे करके याद करिए, एकाएक याद नहीं होगा, धीरे धीरे करके करो ना यार। ऐसा नहीं है कि एक दिन में करना है, एक ही दिन में नहीं खा पाओगे। अगर मैं आपको बोलूं खाने के लिए, ले भाई तू 50 पूड़ी खा, 100 बड़ा खा, 25-30 रसगुल्ले खा, एक दिन में नहीं खा पाओगे, धीरे धीरे करके खा लोगे ना। और धीरे धीरे ही होगा ये सब याद, एकाएक याद नहीं होने वाला। और ये मत सोचना कि ये मेरे से याद नहीं होगा, असंभव है। करना है आपको संभव। कबीर धाम का एक लामा, चेलिक लामा, ये अभी मेरे को याद आ रहा है। एक लामा चेलिक लामा, लामा लामा वाले के कबीर धाम में है। चिल्फी घाटी तो है ही कबीर धाम में, तो उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो काफी फेमस है, सबको पता है कबीर धाम में है। सिघारी, गोधा टोला केसदा, खैरागढ़ छुईखदन का नचनिया खारा, राजनांदगांव का तेंदू भाटा, कैसे भी करके याद करना है। महिला मानपुर का बोरिया टिब्बू मोहला। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तब ये दो जिले तो बने नहीं थे, खैरागढ़ छुई खदान और मोहिला मानपुर। तो ये सब एक साथ आता था, दचनिया खारा तेंदू भाटा बोरिया टिब्बू मोहिला। अभी अलग अलग जिलों में बट गए। बालोद का दल्ली राजहरा काफी फेमस है। भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र का मालिक है। मतलब बीएसपी को दल्ली राजहरा क्षेत्र दे दिया गया है, यहाँ से आप लोहा निकालो और स्टील बनाओ, ये इसका काम है। इसके अलावा डोंडी लोहारा है, दुल्की है, महामाया ठाकुरदोला। ऐसा डिसाइड करो ना, ऐसा डिसाइड करो, एक दिन फिक्स कर लो। फिक्स कर लो किसके किसको याद करना है उस दिन। उस दिन आपको याद करना है केवल और केवल कोयला क्षेत्र। और नोट्स चिपका के बना के दीवार में चिपका लो। दूसरे दिन सेकेंड डे लोहा वाले को करो। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ना कैसे है। एक बार सुबह उठो, कबीर धाम वाला पढ़ो, खैरागढ़ का पढ़ो, 10-10 बार पढ़ो, सुबह उठ के 10 बार इसको पढ़ो। फिर 2-4 घंटे बाद फिर 10 बार इसको पढ़ के रिवाइज करो। फिर रात में सोने से पहले एक बार 10 बार फिर पढ़ लो। आपके ब्रेन में ना, ब्रेन के किसी ना किसी मेमोरी स्लॉट में जाके ये सेव तो हो जाएगा, नाम याद हो जाएगा। मालगेर, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, ये नाम याद हो जाएगा, भले ये दंतेवाड़ा से एसोसिएट आप ना कर पाओ। सरगुड़ भाटा महासमुंद में है। ठीक है, तो ये कम से कम नाम तो याद हो जाएगा। फिर एक, जब दीवार में अपने चिपकाए रहोगे ना, रोज देखोगे, रोज नजर पड़ेगा, तो वो आपके मेमोरी में परमानेंट की तरफ जाएगा। ऐसा चिपकाए रहो, लंबे समय तक चिपकाए चिपके रहेगा ना, रोज देखोगे देखोगे देखोगे, तब जाके याद होता है। ठीक है, ये ऐसे ही याद होगा। दीवार में चिपकाओ, अब दीवार भले कम पड़ जाए, लेकिन आपका नोट्स चिपकाओ कहीं ना कहीं एडजस्ट करो। जैसे सरगुड़ भाटा मैं कैसे याद किया था, एक ऐसा भाटा है जो केवल समुद्र में मिलेगा। सरगुड़ भाटा, सर्वगुण से संपन्न भाटा है जो केवल समुद्र में मिलेगा, तो महासमुद्र में मिल रहा है। बट अब ये भी याद रखना पड़ेगा ना, कि जो सरगुड़ भाटा है, ये कौन सा क्षेत्र है, लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ये तो कनेक्ट कर लेता था, एग्जाम में मेरे साथ भी ये समस्या आती थी। इतना तो कनेक्ट कर लिया कि सरगुड़ भाटा है वो, भाई महासमुंद में तो है, लेकिन इसमें मिलता क्या है। अब इस भाटे में मिलता क्या है, तो इस भाटा में मिलता है लोहा। ऐसा याद रखना पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजन होगा आज, ठीक है, आगे चल के बहुत कंफ्यूजन होगा। मछुला बहल करेक्ट तो किसी तरीके से कर लिए गरियाबंद, लेकिन फिर वो उसमें मिलता क्या है, लोहा मिलता है, ये भी तो याद रखना पड़ेगा। दंतेवाड़ा, यहाँ लौह अयस्क की सर्वाधिक विस्तृत भंडार क्षेत्र है, बेलाडीला स्थित है। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी द्वारा माइनिंग किया जा रहा है, जिसे विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। इसकी पहली इकाई निक्षेप 1968 में किरंदुल में, ये डेट याद रखना है, बना है प्रश्न 1968 में किरंदुल, 1980 में बचेली, और 88 में बैलाडीला। इतना याद रखिए।
बैलाडीला पूरे भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। नि, सर निक्षेप मतलब डिपॉजिट्स होगा ना इंग्लिश में? हाँ, निक्षेप डिपॉजिट्स। ये जो सब प्रश्न बने हुए हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन दंतेवाड़ा में होता है। दंतेवाड़ा सबसे ज्यादा समृद्ध जिला है कोयले से, लोहे के लिए। एनएमडीसी कहाँ कहाँ? आरी डोंगरी कांकेर में, कवर्धा बैलाडीला में, कवर्धा कबीरधाम में, बैलाडीला में। निक्षेप क्षेत्र 4, क्योंकि बैलाडीला में टोटल 14 साइट्स है। ठीक है, 14 साइट्स है। अलग अलग साइट्स में अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग कंपनीज काम कर रही है। तो एनएमडीसी की नंबर 4 और नंबर 13 में, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एनएमडीसी कहाँ कहाँ पर है? कांकेर, कबीरधाम और दंतेवाड़ा, बस इतना याद रख ले रहा हूँ। पहले ना दल्ली राजहरा से बीएसपी को लोहे की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अभी रावघाट माइंस के द्वारा इसकी आपूर्ति की जा रही है। चूना पत्थर कड़प्पा से मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सीमेंट में, लोहा एवं इस्पात में, चीनी वाले फैक्ट्री में, उर्वरक वाले में, रसायन वाले में, फेरोमैग्नीज, सब जगह इसको उपयोग है, इस पत्थर का, चूना पत्थर का। अब चीना पत्थर कहाँ मिल रहा है? सबसे ज्यादा बलौदा बाजार में है, याद रखना। बलौदा बाजार पूरा एक एक झीपन करही, सिमगा, रवान, हिरमी, कुकरडी, सोनाडी, मल्दी, सब याद रखना पड़ेगा एक एक। बलौदा बाजार का तो एक एक याद रखो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री यही है, सीमेंट फैक्ट्रीज। दुर्ग का नंदनी खुंदनी, तो ये माइंस अभी वर्तमान में बंद है ना। तो यहाँ पर एक फॉरेस्ट उगाया जा रहा है, कल देखे थे आप लोग, कल परसों। फॉरेस्ट उगाया जा रहा है, मतलब फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, उगाया क्या होता है? फॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधा लगा के उसको मिनी फॉरेस्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रायपुर का कठिया पचरी प्रश्न में बना है। तिल्दा, मांडर, बैकुंठ, बंगोली, आप लोग जब ट्रेन से रायपुर से बिलासपुर आओगे तो सब पड़ता है, तिल्दा, मांडर, बैकुंठ, और सब में बड़े बड़े सीमेंट की फैक्ट्री दिखाई देंगे आपको। जांजगीर चांपा का आरएस मेटा, ये तो बहुत बड़ा फैक्ट्री है सीमेंट का, बहुत बड़ा। आरएस मेटा में एक कॉलोनी जैसा है, इतने लोग रहते हैं, और ये आरएस मेटा का फैक्ट्री तो 24 घंटे चलता है, 24 घंटे सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सब आपको याद रखना है, धीरे धीरे करके याद रखिए। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लंबा समय लो, याद हो जाएगा। सुकमा का पाकेला राकेल मेरे को अभी भी याद आ रहा है, बगुला घाट। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार भाटापारा में होता है, और यहीं पर सीमेंट फैक्ट्री है। अब देखोगे मैप में भी, देखोगे ना, मैप का बहुत योगदान होता है यार, आपको बता दूं, मैप का बहुत ज्यादा योगदान है। बिना मैप के ना तो आप नहीं इतना कुछ याद कर पाओगे। अब चूना पत्थर ऊपर है ही नहीं, देख लो, ऊपर ब्लैंक है, ऊपर पूरा ब्लैंक है। तो एग्जाम आपके दिमाग में ना ये नोट हो जाना चाहिए कि ऊपर पूरा ब्लैंक है। अब आ रहा है कि कहाँ पर चूना पत्थर ज्यादा मिल रहा है, और अब बलौदा बलौदा बाजार आपको याद भी नहीं है, और दो जिला इसका डाल दिया है, एक आध जिला यहाँ का डाल दिया है, तो तुरंत एलिमिनेट कर पाओगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन एग्जामिनेशन वाला इतना बेवकूफ नहीं है, जब ऊपर है ही नहीं तो नाम दे दे। लेकिन कभी कभी पेपर इजी बनाने के लिए नाम आता है, इधर के भी नाम लिखाते हैं, है ना, इधर भी नहीं है। तो देखोगे केवल कडप्पा, जहां जहां कडप्पा सेल है, ये कडप्पा सेल वाले एरिया जहां पर है, वहीं पर है कडप्पा सेल वाले इलाकों में पूरा चूना पत्थर, और यहीं पर सीमेंट फैक्ट्री है। और एक्सेप्शनली सुकमा में राकेला पाकेला और मांझी डोंगरी, है ना, बस्तर में। इसको याद रखे रहो। डोलोमाइट, डोलोमाइट भी कडप्पा से मिल रहा है ना, कडप्पा मिल रहा है तो मध्य छत्तीसगढ़ में ही होगा, मैप में देखो, मध्य छत्तीसगढ़ कडप्पा।
बिलासपुर का हिर्री एग्जाम में बना, हिर्री माइंस। हिर्री माइंस। इसके भी सारे क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, कुछ भी बन सकता है ना, देखो जांजगीर चांपा का चापा बना है ना, हिर्री बना है, कुछ भी बन सकता है। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करो ना, धीरे धीरे करो। नदी में जो सोने मिलते हैं ना, तो ईब नदी है, मैनी नदी है, आमोर दुर्ग है, शबरी सुकमा है, कुनकुट दंतेवाड़ा, कोतरी कांकेर, ये सबको याद रखो, ये सबका नाम याद रखो। ये सब नदी में क्या है, सोना मिलती है। ईब एग्जाम में कई बार ईब और मैनी नदी बना है। ईब मैनी घाटी में कोयला भी मिलता है। ईब मैनी जो वैली है, ईब और मैनी नदी का जो वैली है, वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन नदी में सीधे मिलते हैं सोने के कण। तो वहां पर जो स्कूल वाले बच्चे हैं या जो बड़े लोग हैं, वो लोग एक ना छन्नी जैसा लेके वहां के रेत को छानते रहते हैं, नदी में डिप करेंगे उस छन्नी को, और बहुत सारा रेत आ जाता है, फिर उसको छानने बैठे रहते हैं। वो सुबह से लेकर रात होने तक यही काम कर रहे हैं, तब जाके उनको थोड़ा बहुत सोना का कण मिल जाता है। उसको बेच के कमा लेते हैं 150, 100, 200, 250 ऐसे करके, क्योंकि इम्प्योरिटीज भी बहुत रहता है ना, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो वहां पर के लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मिल रहा है सोने के कण। अब सोने के कण, मैं आपको एक बार साइंस में बताया था ना, कि सोना जो है वो अपने नेटिव स्टेट में मिलता है, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है ये। लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्ट करने वाला, या रिएक्ट को कुछ बोलते हैं हिंदी में, सबसे कम रिएक्ट करने वाला ये मेटल है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल है गोल्ड, इसलिए गोल्ड के ज्वेलरी पहना जाता है, कि अगर हमारे शरीर में ये सोना रहेगा तो हम तो ज्वेलरी सुंदर दिखने के लिए पहनते हैं ना, इसका कोई कुछ और योगदान तो नहीं है कि सोना पहनने से दिमाग आ जाता है, कि सोना पहनने से कुछ ऐसा हो जा रहा है, कोई बीमारी दूर हो जा रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं। सोना पहनने का केवल यही है, उद्देश्य यही है कि हम लोग सुंदर दिखें। जितना ज्यादा है ना, सुंदर दिखने के लिए सोना पहना जा रहा है। और सोना ही क्यों पहना जा रहा है, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे बॉडी में, बॉडी पार्ट के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। आप लोहा पहन लो, 2 दिन लोहा पहनो, तीसरे दिन आपके शरीर में छाले निकल आएंगे, क्योंकि लोहा और पानी प्लस आपके शरीर से निकलने वाला पसीना जिसमें होता है सॉल्ट, ये सब रिएक्ट करेगा और कुछ ना कुछ हार्मफुल केमिकल बना देगा, वो हार्मफुल केमिकल हमारे शरीर को जला दे रहा है। तो इसीलिए सोना पहना जाता है। अब है सोना बहुत कम और मांग ज्यादा है, सबको सुंदर दिखना है, मांग ज्यादा है। पहले जमाने में लड़का और लड़कियां दोनों पहनते थे। अब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, सब पहनते थे सोना, चाहे वो लड़का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब पहनते थे। डिमांड ज्यादा है, इसलिए सप्लाई कम है, इसलिए इसका प्राइस हाइक कर रहा है। और इंटरनेशनल करेंसी होता है सोना, सोना ऐसा ही नहीं है, इंटरनेशनल करेंसी है वो। स्वर्ण खनिज क्षेत्र जशपुर है, बलौदाबाजार का सोना खान, बाघमारा, राजा देवी, राजनांदगांव का टप्पा क्षेत्र, सब याद रखना पड़ेगा आपको। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला बलौदाबाजार है, कम से कम ये तो याद ही रखो अभी से। बॉक्साइट दक्कन ट्रेप क्रम के शैल में मिलेगा, दक्कन ट्रेप वाले में। तो एक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। अब ये इन क्षेत्रों में मिलेगा। पाट प्रदेश में ना बॉक्साइट खनिज पाई जाती है, पाट प्रदेश। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप
फुटका पहाड़ कोरबा में स्थित है। ये फुटका पहाड़ कोरबा वाला व्यापम में बना है। अब नाम देख लो, सब प्रश्न बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एवरी थिंग इज इम्पोर्टेंट। सबको धीरे धीरे करके याद रखिए। किंधा क्षेत्र रायगढ़ वाला सब याद रखिए, फुटका पहाड़ी कोरबा। अब देखोगे, मेनली देखोगे तो ये ऊपर वाले इलाकों में ही है बॉक्साइट सबसे ज्यादा, ऊपर में ही। तो जो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने वाला जो कंपनी है बाल्को, ये कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली इसी यही कहीं आसपास होगा, तो कोरबा में है, कोरबा के पाली में बाल्को। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। बाल्को कहाँ पर है? कोरबा में। टीन कैसेराइट सुकमा में मिलता है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। भारत का एकमात्र राज्य जहां टीन प्रोडक्शन किया जा रहा है। टीन प्रोडक्शन में 100% योगदान इसी का है, छत्तीसगढ़ का ही है। कैसेटेराइट नामक अयस्क चट्टान से ही निकलेगा ना टीन। दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बस्तर, ये तीनों याद रख लो। दंतेवाड़ा में टीन के 6 खदान है, पदमपुर, बड़े पचेली, कटे कल्याण। सर्वाधिक भंडार कटे कल्याण में। ये व्यापम में प्रश्न बना है। टीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? रायपुर में है। यह बार्क द्वारा स्थापित किया गया अनुसंधान क्षेत्र है। टीन जो है कैसेटेराइट अयस्क से प्राप्त होता है। खोदने काम सीएमडीसी कर रहा है। कोरंडम देखोगे तो सिर्फ साउथ में ही है, साउथ छत्तीसगढ़ में, साउथ छत्तीसगढ़। कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग संयंत्र बस्तर में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, इतना कम से कम याद करो, बाकी धीरे धीरे। हीरा जैसे, हीरा भी इंपॉर्टेंट है। ये किम्बरलाइट की चट्टानों से प्राप्त होता है हीरा। किम्बरलाइट ऐसे याद रखे रहो। मेनली गरियाबंद, बस्तर और महासमुंद में मिल रहा है। गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र, बहराडीह, पायली खंड, कोदोमाली, कुसमंडा, जांगड़ा, टेम्पल क्षेत्र, यहाँ पर मिल रहा है गरियाबंद के। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके याद करोगे ना तो ये याद होते जाएगा, एकाएक याद नहीं होने वाला है। धीरे धीरे करके करो। एक एक अलेक्जेंड्राइट होता है, गरीबों का अभिशापित रत्न, प्राकृतिक हीरा जैसा होता है ये भी। ये देवभोग तहसील में मिल रहा है, गरियाबंद के। बाकी कम कम है, थोड़ा बहुत देखना देख लेना। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो सब है। यूरेनियम भी के भी साक्ष्य मिले हैं सूरजपुर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, रायगढ़ में। यूरेनियम सबसे प्रीशियस है। ये प्रश्न बना है, अभ्रक, दरभा घाटी, झीरम घाटी दोनों बन चुके हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत कुचालक एवं ताप का सुचालक होता है। विद्युत क्षेत्र में वायर कटिंग में प्रयोग किया जाता है। प्रेस प्लेट आयरन में इसका उपयोग किया जाता है। ये सीजी व्यापक में बना है। सर ये इसमें क्या बताए थे सर? किसमें? यूरेनियम अभ्रक? में? किस? हाँ, यूरेनियम में सर। यूरेनियम में क्षेत्र याद रखना है, सूरजपुर, मोहिला, मानपुर, रायगढ़, जैसे भंडारी टोला, ये शायद बना है प्रश्न। और अभ्रक में? अभ्रक में बस्तर क्षेत्र का दरभा घाटी, सुकमा क्षेत्र का झीरम घाटी, ये दोनों प्रश्न बने हैं। ये विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जो ताप है, टेम्परेचर का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ फॉर टेम्परेचर। बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है और गुड कंडक्टर थर्मल का है, ताप का।
जैसे व्यापक में पूछ दिया मैग्नीज, मैग्नीज जो है वो बिलासपुर में सबसे ज्यादा इसका डिपॉजिट है, ये पूछा है। व्यापम में देखो पूछा है, तांबा का पूछा है, बीजापुर में ही है। पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट, धीरे धीरे याद करते रहो, पहले मेन याद कर लो, मेन याद हो जाएगा तो फिर अन्य की तरफ आना, पहले मेन तो कर लो, पहले मेन करिए, धीरे धीरे करते रहिए, धीरे धीरे इस चैप्टर को थोड़ा समय दीजिए, समय के साथ करते रहो, अपना ट्रिक बना बना के करो। एक होता है डीएमएफ फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट, ये क्या है, जिला खनिज न्यास संस्थान अधिनियम 2015 द्वारा इसको अधिनियमित किया गया है, इस इंस्टीट्यूट ट्रस्ट को। तो इसके ना फंड होता है, यहां से एक फंड रिलीज होता है, ये एक फंड ही है समझ लो। इस फंड के अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर, पदेन रूप से। अब इस फंड से ना किस किस क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करेंगे, पेयजल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, मान लो कोई अस्पताल है, कोई सरकारी अस्पताल है किसी जिले में, अब उस जिले में कोई एमडी डॉक्टर नहीं है, एमडी समझते हो, मेडिसिन वाले, डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि एमडी की जो सैलरी है बहुत कम होता है, लाख रुपए के आसपास कुछ कुछ होगा, 1,20,000, 1,30,000 रुपए, 1.20 लाख के आसपास। अब इतना डॉक्टर के लिए कम है ना भाई, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठेगा तो ज्यादा कमा लेगा। तो क्या होता है, 1,20,000 भी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब कलेक्टर चाहेगा कि उसके जिले में भी कोई एमडी डॉक्टर रहे, तो वो डीएमएफ फंड से, इसी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इसको बोलते हैं डीएमएफ, इस फंड से इस 1,20,000 के अलावा 1,80,000 रुपए वो ऐड कर देगी, ताकि टोटल सैलरी कितना बन जाए, 3 लाख रुपए प्रति माह हो जाए डॉक्टर का। तब कोई एमडी वाला हो सकता है इंटरेस्टेड हो कि 4-5 घंटा यहाँ बैठ जाऊं, बाकी अपने क्लिनिक को देख लूं, है ना। तो डीएमएफ से इस प्रकार होता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्कूल में कुछ लैब बनाना है किसी स्कूल में, या कोई लाइब्रेरी का स्थापना करना है, तो इसी फंड से किया जाता है। ठीक है, बस इतना जान लो डीएमएफ फंड। और अभी तक क्या कि इस क्षेत्र में योगदान दिया गया है। ठीक है, ये व्यापक में प्रश्न बना है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। सर ये सारे पॉइंट्स अपने को याद रखना है ना सर, मुख्यमंत्री हाट बाजार हो गया जैसे, और बाकी सब जो दिए पॉइंट्स। ये पहले था, अब ये सब तो योजना अभी वर्तमान में कुछ कुछ योजना चल भी नहीं रहा है, बट पढ़ लिए रहो, पढ़ लिए रहो, ये सब योजना मैं सब पढ़ा हूँ, सब योजना के बारे में पढ़ा हूँ, इसलिए कुछ नया नहीं है इसमें मेरे लिए, आप लोग के लिए बहुत कुछ स्कीम इसमें नए होंगे, तो इसको पढ़े रहो। अब एक टेबल में बता दिए कौन कौन से जिले में कौन कौन सा खनिज है, कोयला 7 जिले में है, लोहा ये कुछ 10 जिले में है, ऐसे करके लिस्ट बना के दे दिया है। याद तो करना है, कैसे भी करके आपको याद करना है। अब एक लिस्ट बना दी कि सरगुजा में क्या क्या खनिज है, सरगुजा में कोयला है, बक्साइट है, सूरजपुर में कोयला है, यूरेनियम है, बलरामपुर में क्या क्या, ऐसे लिस्ट बना के दे दी है आपके लिए। जैसे प्रश्न बना है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोना एवं क्वार्टजाइट पाए जाते हैं, तो राजनांदगांव है। दंतेवाड़ा जिले में कौन कौन से खनिज पाई जाती है, तो टीन, लोहा और कोरंडम है। रायपुर जिले में कौन कौन से खनिज पाई जाती है, तो चूना पत्थर है। ये प्रश्न बने हैं, पीएससी वाले भी बना है। ये देखो कुछ कुछ जो प्रश्न बने हैं उस हिसाब से।
ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं। इसको धीरे धीरे करने का प्रयास करिए और अच्छे से करने का प्रयास करिए, इतने में काम नहीं चलेगा क्योंकि, है ना। बाकी कोई डाउट लगे तो बताइएगा। इतना इतना लेकिन याद करना, इकोनॉमिक सर्वे भी आज आपको पढ़ना है, बहुत कुछ उसमें फैक्ट्स मिले हैं। और खनिज वाला तो धीरे 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 याद होगा, एक दिन में याद नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे करिए। एटलीस्ट अपने जिले का से स्टार्ट करिए, आपके जिले में क्या खनिज मिलता है उसकी एक सूची बनाओ और याद करो उसको। अपने जिले से ही शुरुआत करो, शुरुआत तो करना ही है ना। मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस में यही डिफरेंस है, जीके जीएस को कई बार पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम, एक बार नहीं 10 बार, 15 बार, 50 बार, तब जाके याद होगा। आज भी इतना पढ़ने के बाद भी मेरे से कई सारे क्वेश्चन छूटते हैं, मैथ्स रीजनिंग के नहीं छूटेंगे। मैथ्स रीजनिंग में कुछ भी करके बना ही ले रहा हूँ, अगर बहुत टफ आया, बहुत ज्यादा टफ आया, तभी छूटेगा मेरे से। और भले मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं है पिछले कई सालों से, फिर भी बन जा रहा है मैथ्स। ये मैथ्स रीजनिंग का एक एडवांटेज है, एक बार पढ़ो तो वो जिंदगी भर के लिए हो गया आपका। लेकिन जीके जीएस आप भूलोगे, समय के साथ भूलना चालू कर ही दोगे, है ना। अभी इतना ही पढ़े हो, अगर मैं कोई एक रैंडम क्वेश्चन पूछूं अभी जस्ट, तो आप लोग नहीं बता पाओगे, क्योंकि जीके जीएस याद होता ही नहीं है तुरंत तुरंत, कई बार पढ़ना पड़ेगा। ये का ह्यूमन की टेंडेंसी है भूलने की, हमारी प्रवृत्ति है कि हम भूलेंगे चीजों को। लेकिन मल्टीपल टाइम पढ़े, मल्टीपल टाइम पढ़े, दीवार में चिपका के रखे। मेरा एक दीवाल, पूरा दीवाल नोट्स चिपक के रखा हुआ था, इवन दो नोट्स के ऊपर मैं एक और नोट्स चिपकाया था, फिर उसको ऊपर करके पढ़ता था, नीचे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, पूरा कैलेंडर भरा हुआ था। तो इस तरह से आप भी नोट चिपकाइए, तब जाके बहुत कुछ याद रहेगा। ऐसे ही याद नहीं होता, किसी को भी ऐसे ही याद नहीं होता, मल्टीपल टाइम पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे। यस सर, कल मॉर्निंग में होगा ना सर क्लास अपना? हाँ, आपको मॉर्निंग वाला तो कल होगा। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। सभी को गुड नाइट।